17 एज एक ऐसी एज है जो काफी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हम 17 के हो जाते हैं तब हम ये सोचने लगते हैं कि भाई 18 के कब होंगे, क्योंकि जब लोग 18 के हो जाएंगे तो जानते हैं कि वो क्या क्या कर सकते हैं। समझ रहे हो आप? तो कहानी की शुरू होती है एक 17 साल के उम्र वाले माइक से, एंड विथ नो सरप्राइज हमारा माइक एक स्टार है, क्योंकि ऐसे चेहरे से तो हम नर्ड की एक्सपेक्टेशन तो रखेंगे नहीं। तो बेसिकली माइक अपने स्कूल का सबसे बड़ा बास्केटबॉल प्लेयर है। माइक अपने नेक्स्ट मैच के लिए पूरी तरीके से तैयार था, क्योंकि नेक्स्ट मैच जो होने वाली है वो एक स्कॉलरशिप मैच है। स्कॉलरशिप का मतलब लाइफ चेंजिंग मोमेंट। सो नेक्स्ट मैच माइक के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे एक लोचा हो जाता है। तो मैच के शुरू होने से कुछ देर पहले माइक की गर्लफ्रेंड उसे आके कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। एंड माइक की गर्लफ्रेंड के मुंह से ये बात सुन के माइक इज लाइक अब मम्मी पापा को पता चल जाएगा। बेसिकली माइक की ऊपर से लेकर नीचे तक फट जाती है, बट माइक इस सब बातों पर मिट्टी डाल के अपने मैच पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करता है। बट मैच के बीच में ही माइक की गर्लफ्रेंड स्कारलेट उस स्टेडियम को छोड़ के चले जाती है, एंड माइक उसे नोटिस कर लेता है जाते हुए। तो अब माइक गेम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था, वो अपने गेम को बीच में ही छोड़ देता है और स्कारलेट के पीछे चले जाता है। आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों, ये मैच तो काफी इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली यहाँ पर औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। अच्छा, इस मामले से तो मैं भी आउट हूँ। माइक स्कारलेट के पास जाता है एंड स्कारलेट माइक से कहती है यहाँ पर क्यों आया है, गरीब बनना है क्या? माइक उसे कहता है कि मैं तुम्हें और अपने बच्चे को अकेले नहीं छोड़ सकता, करियर वरियर सब जाए भाड़ में। एंड ये बोलने के बाद सीधा सीन शिफ्ट हो जाता है 20 साल बाद। अब माइक जो 20 साल पहले इतना कर रहा था और औरत के पीछे भाग रहा था, एंड वो यही सोच रहा था कि मेरी लाइफ चंगी हो जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। 20 साल बाद तो इसकी लाइफ इतनी बेकार हो चुकी है कि इसके 2 बच्चे हैं वो भी इसे भाव नहीं देते। एंड माइक की हालत ऐसी हो चुकी थी कि ऐसा लगता था कि पूरे टाउन की मुसीबत इसी पे आ गिरती है। एंड माइक ने जिस लड़की के लिए 20 साल पहले अपना सब कुछ त्याग कर दिया था, आज उसे पता चल रहा है कि उसकी वही औरत पूरा पिटीशन फाइल कर रही है कि कब उसे अपने हस्बैंड से छुटकारा मिल सके। यानी कि यहाँ पर माइक एंड स्कारलेट का डिवोर्स होने जा रहा है। एंड हमारे माइक बस इतने से ही दुख से सेटिस्फाइड थोड़ी ना हो सकते हैं। इनफैक्ट माइक अपने घर पे भी नहीं रहते, वो रहते हैं अपने बेस्ट फ्रेंड नेट के घर पे। एंड नेट कोई आम बंदा नहीं है, वो काफी रिच इंसान है। बट बेचारे माइक के साथ आज कुछ खास होने वाला है, क्योंकि आज उसकी कंपनी में प्रमोशन की बात चलने वाली है। एंड माइक ये जान के काफी खुश होता है, क्योंकि माइक इस कंपनी में पिछले 16 इयर्स से काम करता है। पर जब उसके बॉस अनाउंस करते हैं कि प्रमोशन किसको मिला है, तब यहाँ पर माइक की बैड लक उसका साथ दे देती है। इसका मतलब प्रमोशन माइक की बिल्कुल नहीं होती है। एंड प्रमोशन किसकी होती है? प्रमोशन होती है माइक के बगल वाली लड़की की। एंड इसको इस कंपनी में आए हुए बस 2 साल हुए हैं। तो इसका मतलब माइक ठीक से काम नहीं करता होगा। और माइक अपने बॉस को देख के मन ही मन में सोचता है, बट माइक अब शांत रहने वाला नहीं है। वो अपने बॉस से झगड़ के को छोड़ के वहाँ से चले जाता है। एंड माइक का दिल इतना टूट चुका था, उसे लगता है कि अगर वो 20 साल वो गलती अगर नहीं करता तो आज वो कहीं और पे होता। इसी वजह से वो वापस से जाता है उसी स्कूल में जहाँ पे वो 20 साल पहले पढ़ता था। एंड सरप्राइजिंगली इस स्कूल में माइक अपने दोनों बच्चों को भी पढ़ाता है, एंड उनका नाम है मैगी एंड एलेक्स। माइक उस स्कूल में पहुँच के अपने पुराने दिनों को याद करता है। उसे वहाँ पे एक पिक्चर दिखती है, पिक्चर में माइक होता है। माइक उस फोटो को देख के बहुत ही पछतावा फील करता है कि जो अभी हो रहा है वो तो भैया काफी गलत है, इसलिए लोग कहते हैं नहीं पढ़ना चाहिए। जब माइक अपने फोटो को देख ही रहा होता है तभी एक जेनिटर उसके पास आता है। सडनली वो जेनिटर माइक को उसके नाम से बुलाता है। माइक उस जेनिटर की तरफ देख के पूछता है कि क्या मैं आपको जानता हूँ? एंड जेनिटर इज लाइक नहीं भाई, बट मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम अपने जमाने में एक बहुत ही बड़े बास्केटबॉल स्टार थे, बट अब क्या हुआ? जेनिटर भगवान की तरह कंफर्मेशन मांगते हैं कि क्या तुम्हें सही में अपने पास्ट में जाके चेंजेस को करना है। एंड माइक इज लाइक अब बचा ही क्या है मेरी जिंदगी में, इससे तो अच्छा मैं पास्ट में ही चले जाता। माइक को लगता है पास्ट में जाना बस के टिकट के जैसे है। ओ भाई जरा बस के टिकट दे दो, मैं थोड़ा 1947 में जाना चाहता हूँ। तभी क्लास की घंटे बज जाती है एंड माइक की बेटी माइक को देख लेती है। वो माइक से पूछती है कि आप यहाँ पर क्यों आए हो? माइक कहता है कि ऑफकोर्स मैं तुम्हें और अपने लाडले बेटे को पिक करने आया हूँ, बट यहाँ पर स्ट्रेंज वाली बात ये थी कि वो जेनिटर कहाँ गया भाई? ओ चाचा कहाँ पर हो भाई, कहाँ छुप गए? मतलब कुछ समझ। फिर माइक अपने दोनों बच्चों को रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। सिंस वो दोनों बच्चे मोमा के बच्चे हैं, इस वजह से वो माइक को भाव नहीं देते।
फिर माइक उन दोनों को घर ड्रॉप करता है, जहाँ स्कारलेट अपने बैकयार्ड को पूरी तरीके से रीडिजाइन करने पे तुली हुई थी। बट माइक को ये रीडिजाइनिंग ये सब पसंद नहीं आता एंड वो स्कारलेट से कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, यहाँ पे तो हम 20 साल पहले कुछ कुछ करते थे एंड अब तुम हमारे प्यार वाले निशानी को मिटाना चाहती हो। अबे माइक, अभी तक तेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, कितना बड़ा हो चुका है तू। मैं बता रहा हूँ 17 साल पहले ये निब्बा नंबर 1 था। बट सिंस अब स्कारलेट को इस सबसे घंटा फर्क नहीं पड़ता एंड अब तो वो दोनों पहले की तरह बाबू शोना भी नहीं करते हैं, इसीलिए स्कारलेट अब माइक की बातों को पूरी तरीके से इग्नोर करती है। इन दोनों के बीच इतनी प्रॉब्लम्स आ चुकी थी कि यही था रीजन कि स्कारलेट ने सोचा कि भाई डिवोर्स दे ही देती हूँ, कम से कम जान तो छूटेगी। बट माइक डिवोर्स के खिलाफ था, सो ये डिवोर्स म्यूचुअल नहीं है। ये दोनों अपने डेली रूटीन वाले झगड़े को शुरू करने वाले थे, तभी स्कारलेट की दोस्त आ जाती है एंड ये दोस्त भी बाकी सारे दोस्तों की तरह हरामी दोस्त है। स्कारलेट को अपने साथ कहीं घूमने के लिए ले जाती है एंड सिंस वो हरामी दोस्त है इसलिए वो माइक को टॉन्ट मार के जाती है। इसके बाद माइक भी अपने दोस्त के घर की ओर निकल जाता है एंड जब माइक ड्राइव कर रहा होता है तब वो काफी परेशान होता है क्योंकि उसकी जॉब अब जा चुकी है एंड बच्चे तो उसको भाव पहले से ही नहीं देती एंड डिवोर्स आने वाली है। यही सब की वजह से अब माइक को अपने आप से बहुत ही ज्यादा नफरत हो जाती है एंड वो बहुत ही डेस्परेट हो चुका था कि काश मैं वापस से 17 इयर्स का बन जाता एंड सभी चीजों को चेंज कर पाता। जब माइक ड्राइव कर ही रहा होता है तब वो ब्रिज पर उसी जेनिटर को देखता है एंड वो जेनिटर को देख के ये समझता है कि ये बंदा तो मेरी लाइफ सेट करने आया था बट ये खुद सुसाइड करने पे उतर आया। इसका मतलब मैं इतना बदनसीब इंसान हूँ। माइक उस जेनिटर को रोकने जाता है क्योंकि कहीं वो डूब ना मर जाए, बट वो जेनिटर एक झटके में वहाँ से गायब हो जाता है। माइक इधर उधर देखने लगता है कि ये कहीं कूद तो नहीं गया। माइक उस समुंदर को देखता है जहाँ पे एक बवंडर बन रही थी एंड वो बवंडर माइक को अपने अंदर खींच लेती है एंड तभी हो जाता है बूम मैजिक और माइक उस पानी के अंदर चल जाता है। सीन सीधा शिफ्ट होता है जहाँ माइक अपने आप को कैसे भी करके उस समुंदर से बाहर निकाल लाया। माइक अपने बेस्ट फ्रेंड नेट के घर पहुंच जाता है। फिर माइक अपने आप को वॉशरूम में साफ करने जाता है। जब वो अपने आप को शीशे में देखता है तब उसकी शक्ल वापस से 17 साल वाले माइक जैसी बन चुकी थी। माइक अपनी शक्ल को देख के डर जाता है एंड उसके आवाज को सुन के नेट को ये लगता है कि इस घर में चोर आ गया। फिर नेट माइक को देखते ही उस पे हमला कर देता है। नेट माइक को मार मार के जमीन पे गिरा देता है। फिर नेट एक तस्वीर से माइक के सिर को फोड़ने जाता है एंड तभी वो उस तस्वीर को देखता है जहाँ वो 17 साल वाले माइक को अपने साथ देखता है एंड ये देख के नेट रुक जाता है क्योंकि माइक कब से कह रहा था कि भाई मैं तेरा दोस्त हूँ, क्यों मार रहा है मुझे इतना। नेट माइक से अब प्यार से बात करने लगता है बट दोनों कंफ्यूज हो चुके थे कि ये सब चल क्या रहा है एंड इस बात पे नेट कहता है कि शायद ये काम किसी स्पिरिट गाइड का हो सकता है एंड स्पिरिट गाइड ने ऐसा इसलिए किया होगा ताकि तुम अपनी गलतियों को सुधार सको। ये सुन के माइक को उस जैनिटर के याद आती है। उसे लगता है कि ये सब उसी जैनिटर ने किया होगा। माइक सीधे स्कूल जाता है उस जैनिटर को ढूंढने बट वहाँ वो जैनिटर नहीं होता, वहाँ पे कोई और जैनिटर होता है एंड माइक उस जैनिटर से पूछता है कि यहाँ पे एक बुढ़ऊ था वो कहाँ पे है एंड वो जैनिटर कहती है कि इस पूरे स्कूल को मैं अकेले ही साफ करती हूँ भाई, स्कूल वाले का बजट है ही नहीं कि ये लोग एक से ज्यादा सफाई कर्मचारियों को रख सके। ये सुन के माइक कंफ्यूज था बट कंफर्म था कि ये पूरा काम उस जैनिटर का ही है। फिर माइक वहाँ से जाने लगता है बट वो कुछ बच्चों को बास्केटबॉल खेलते हुए देखता है एंड उन्हें बास्केटबॉल खेलता हुआ देख माइक को ये लगता है कि उस जैनिटर ने ऐसा इसलिए किया ताकि माइक अपने बास्केटबॉल वाले सपने को पूरा कर सके। वो घर जाके अपने दोस्त नेट को मनाने लगता है कि उसे अपनी जिंदगी में एक मौका मिला है। बेसिकली वो अपने दोस्त को इसलिए मनाता है ताकि उसका दोस्त माइक को उस स्कूल में एडमिशन दिला सके। तो अगर आपको एडमिशन चाहिए होगा आप खुद अपनी शक्ल लेके थोड़ी ना जाओगे कॉलेज, आपको अपने साथ गार्डियन की जरूरी होगी। माइक का गार्डियन और कोई नहीं होगा, नेट होगा एंड नेट को भी लगता है कि चलो बंदा कुछ ठीक करने जा रहा है, वैसे भी हर जगह मारा मारा फिरता है एंड इसी वजह से नेट इसके बात को मान भी लेता है और माइक का नाम वो प्रिंसिपल को मार्क बताता है। फिर कुछ ही दिनों में माइक के बड़े ही अच्छे बास्केटबॉल स्किल्स की वजह से उसे बास्केटबॉल टीम में सेलेक्ट कर लिया जाता है। फिर एक दिन माइक जब वॉशरूम में होता है वो एलेक्स को देखता है जिसे स्टैन जो कि बास्केटबॉल टीम का कैप्टन है उसने उसे वहाँ टेप से बांध कर रखा था। बेसिकली यहाँ पे एलेक्स का कोई दोस्त नहीं था एंड माइक अपने बेटे की ये हालत देख के वो सोचता है कि चलो बेटा मैं ही बन जाता हूँ तुम्हारा दोस्त। जब ये दोनों एक साथ लंच कर ही रहे होते हैं तभी स्टैन आ जाता है वापस से एलेक्स को बुली करने एंड ये सब देख के माइक पीछे नहीं हटता क्योंकि कौन सा बाप अपने बेटे को ही अपने सामने ही पिटते हुए देख सकता है। तेरा बाप
एंड माइक इस सिचुएशन को बड़े ही अच्छे से संभाल लेता है। बेसिकली माइक स्टैन की ही बेइज्जती कर देता है, वो भी सबके सामने। एंड ये देख के एलेक्स भी काफी खुश होता है। तो जैसे एलेक्स एंड माइक ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद माइक घर जाके नेट को ये कहता है कि शायद स्पिरिट गाइड ने उसे अपने लाइफ को चेंज करने के लिए नहीं कहा, कि स्पिरिट गाइड ये चाहता है कि वो अपने बच्चे एलेक्स एंड मैगी को सही दिशा में ला सके। नेक्स्ट डे माइक एलेक्स के घर जाता है, जहां माइक को पता लगता है कि एलेक्स तो मुझसे भी अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर है। तभी वहां स्कारलेट आ जाती है एंड स्कारलेट माइक को देख के कहती है कि हस्बैंड बचपन में तुम्हारे जैसे ही दिखते थे, हमको भी पता है। एंड स्कारलेट माइक के चेहरे के साथ खेलने लगती है। ऐसे स्कारलेट ये सब करके माइक के खिलाफ अपने गुस्से को दिखा रही थी। स्कारलेट की दोस्त स्कारलेट को रोक देती है एंड कहती है कि बच्चे की जान लोगे क्या, ये माइक नहीं है, छोड़ दो इसे। एंड नेक्स्ट डे फिर से माइक स्कारलेट के घर जाता है एंड वो स्कारलेट को देखता है जो कि अपने यार्ड को डिजाइन करने की प्लानिंग बना रही थी। माइक कहता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। एंड फिर ये दोनों मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। यार्ड के होलिये को बदल देते हैं। यार्ड दिखने में काफी खूबसूरत होता है एंड यार्ड को देख के माइक को अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था, मेरी वाइफ जो कह रही थी वो गलत नहीं कह रही थी, यार्ड तो बाकी में बहुत ही अच्छा है। तू पहले इतना गुस्सा क्यों दिखा रहा था? इसके बाद माइक एलेक्स को बहुत सारे बास्केटबॉल के टेक्निक सिखाता है, एलेक्स मेन टीम में सेलेक्ट हो सके। माइक और एलेक्स की ये मेहनत रन लाती है क्योंकि एलेक्स मेन टीम में सेलेक्ट भी हो जाता है। इसके बाद स्कारलेट मार्क बोले तो माइक को डिवोर्स पेपर देती है और कहती है कि ये पेपर तुम अपने पापा नेट को दे देना, और नेट माइक को दे देगा। ये देख के माइक को अब काफी बुरा लगता है क्योंकि अब वो स्कारलेट से हमेशा के लिए दूर हो जाने वाला है। कुछ दिनों के बाद बास्केटबॉल का एक मैच होता है जहाँ दोनों टीम का स्कोर 64:64 होता है एंड बॉल होता है माइक के पास। सभी लोग माइक को कह रहे थे कि बॉल को तुम स्टैन के पास करो, बट माइक ऐसा बिल्कुल नहीं करता। माइक को बॉल एलेक्स की तरफ पास करता है। एलेक्स उस बॉल को नेट के अंदर डाल देता है एंड एलेक्स की वजह से उनकी पूरी टीम जीत जाती है। वैसे टीम वर्क का क्या हुआ? मैच के बाद माइक नेट को देखता है जो कि प्रिंसिपल के साथ डेट पे जाने वाला है। ये देख के माइक सीधा अनाउंस कर देता है कि आज की पार्टी मेरी तरफ से। एंड उसी रात को पूरा स्कूल आ जाता है माइक के घर पार्टी करने के लिए। पार्टी में बिन बुलाए मेहमान भी आ जाते हैं, जैसे कि हमारे स्टैन। और माइक स्टैन को देख लेता है एंड कहता है कि भाई तुम यहाँ पर क्यों आए हो? स्टैन माइक की पार्टी में आके माइक को ही मारने लगता है। मतलब ये सिचुएशन ऐसे वाली है कि कोई तुम्हारे घर पे आके तुम्हें मार के चले जाता है, पर उसकी बेटी मैगी उसका ख्याल रखती है। कुछ ही देर बाद वहाँ पे स्कारलेट आ जाती है क्योंकि वो एलेक्स को कब से कॉल लगा रही थी एंड एलेक्स कॉल नहीं उठा रहा था, इसलिए उसे लगता है कि एलेक्स जरूर नेट के घर पे ही होगा। माइक स्कारलेट को देखता है एंड माइक स्कारलेट से कहता है कि सब खैरियत है, तुम्हारे एलेक्स की एक गर्लफ्रेंड है, इसलिए वो उसके साथ बातें करने में बिजी हो गया था। ये सुन के स्कारलेट काफी खुश होती है, मतलब तुम्हारा बच्चा अभी 18 के नीचे है और उसके पास गर्लफ्रेंड है और तुम खुश। भाई अगर ये सब इंडिया में होता तो लोग उसे निब्बा निब्बी कहकर रोस्ट कर डालते या फिर उसके मॉम डैड उसका हाथ पैर तोड़ देते। एंड ये दोनों बात करते करते क्लोज आ जाते हैं एंड ये सब देख के मैगी एंड एलेक्स को गुस्सा आ जाता है। स्कारलेट, मैगी एंड एलेक्स इस पार्टी को छोड़ के चले जाते हैं। माइक स्कारलेट को रोक के कहते हैं कि भाई मैं 17 साल का नहीं, मैं 37 इयर्स का तुम्हारा माइक ही हूँ। बट ऑफ कोर्स इस बात को कौन ही मानेगा। कुछ देर बाद ही वहाँ पे नेट भी आ जाता है और अपने घर में पार्टी हो रही है। ये देख के उसे काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसने इस सबकी इजाजत तो दी नहीं थी एंड वो सबको जाने को कहता है, बट सभी तो स्टूडेंट्स थे इसलिए कोई उसे भाव नहीं देता। एंड नेट के साथ तो उसकी डेट यानी कि प्रिंसिपल भी थी। प्रिंसिपल चिल्ला के कहती है कि मैं तुम सबको टर्मिनेट कर दूंगी अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो। एंड ये सुन के सभी स्टूडेंट्स यहाँ से जाने लगते हैं और प्रिंसिपल नेट को कहती है कि इसीलिए मैं स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को डेट नहीं करती। और अगले दिन ही माइक हारा हुआ महसूस करता है क्योंकि आज उसका डिवोर्स का डे है। कुछ घंटे बाद माइक नेट के साथ कोर्ट में पहुंच जाता है। कोर्ट में वो लोग कहते हैं कि माइक ने उन्हें एक लेटर दिया है और मार्क बोले तो माइक उस लेटर को देख के सभी इम्पोर्टेंट बातें बताने लगता है। वो सभी बातें वो बातें होते हैं जो सिर्फ स्कारलेट और माइक को पता होता है। उस लेटर को पढ़ने के बाद माइक उस लेटर को वहीं पर रख के चले जाता है। स्कारलेट अब थोड़ी बहुत और भी इमोशनल फील करने लगी एंड वो जज से कहते हैं कि सर जी मेरे को और 1 महीना दे दो।
स्कारलेट जब वो रखे हुए लेटर को खोलती है तब उस लेटर में कोर्ट के एड्रेस के अलावा कुछ और लिखा हुआ नहीं होता। इससे स्कारलेट को समझ आता है कि माइक जो कल रात को जो सब बोल रहा था वो सब सच था। या फिर स्कारलेट अपने बच्चे एलेक्स के मैच को देखने जाती है। फिर माइक स्कारलेट को उसी तरीके से वेव करता है जैसे उसने 20 साल पहले स्कारलेट को किया था। एंड यहाँ पर फिर से वही सिचुएशन होती है जो 20 साल पहले वाली थी। यस, आपने सही गेस किया, स्कारलेट ये स्टेडियम को छोड़ के जाने लगती है एंड ये माइक देख लेता है। फिर माइक उस बॉल को एलेक्स के पास कर देता है। फिर माइक स्कारलेट के पीछे जाने लगता है एंड तभी हम उसी ओल्ड मैन को देखते हैं जिसने माइक को 37 से 17 इयर्स का बना दिया था। वो इस सिचुएशन को देख के स्माइल करता है एंड इसका मतलब यही है कि माइक ने जो 17 साल पहले की थी उसने कुछ भी गलत नहीं किया था एंड अब भी जो वो कर रहा है एंड इसमें भी वो कुछ भी गलत नहीं कर रहा है। आफ्टर ऑल लाइफ में हम सब मिस्टेक्स करते हैं एंड हम सब उस मिस्टेक से सीखते हैं। फिर माइक स्कारलेट के पास आ जाता है एंड अचानक से एक लाइट आती है एंड माइक वापस से 17 साल से 37 इयर्स का बन चुका होता है। यानी कि अब माइक वापस से नॉर्मल हो जाता है। स्कारलेट उसे देख के उसके चेहरे को फिर से तोड़ने लगती है क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब चल क्या रहा है। फिर माइक उससे माफी मांगता है और स्कारलेट कहती है कि तुम शायद गलती तो नहीं कर रहे एंड माइक कहता है कि नहीं, मैं गलती बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। एंड इसके बाद स्कारलेट माइक को माफ कर देती है एंड ये दोनों वापस से एक हो जाते हैं और एंड में हम नेड और प्रिंसिपल को भी देखते हैं। इसका मतलब नेड एंड प्रिंसिपल भी एक हो चुके थे। एंड हम ये बात तो जानते ही है कि मूवी के स्टार्ट में ही माइक की जॉब जा चुकी थी और वो काफी अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर था। प्रिंसिपल जो कि फिलहाल नेड की गर्लफ्रेंड है वो माइक को कहती है, अरे भाई तुम्हारे लिए एक नौकरी है, करोगे क्या? एंड वो नौकरी और कुछ नहीं होती बल्कि माइक बन जाता है उसी स्कूल का बास्केटबॉल कोच। एंड माइक इस ऑफर को बिल्कुल नहीं ठुकराता कि इससे दो फायदे होने वाले हैं। वो अपने दोनों बच्चों पे नजर रख सकेगा एंड वो उन दोनों से और भी ज्यादा कनेक्ट हो पाएगा। एंड इसी हैप्पी एंडिंग वाले सीन के साथ इस मूवी की एंडिंग यहाँ पर हो जाती है। सो विद दैट सेड मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने और अपने फैमिली का ख्याल रखिए एंड यस, गुड नाइट।